नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रस्तावित जितनी भी आगामी मुख्य परीक्षाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की ओर से यह निबंध लेखन का एक कार्यक्रम आरंभ किया गया है। इसमें अलग अलग मुद्दों पर हम निबंधों की चर्चा करते हैं और साथ साथ यह भी जानते हैं कि एक अच्छा निबंध कैसे लिखा जाता है, निबंध लिखने के लिए किन किन गुणों का होना आवश्यक है, और समय समय पर कुछ टिप्स भी दिए जाते हैं। तो उन सलाहों पर अगर आप अमल करते हैं और यहाँ जो शीर्षक है उनको ध्यान से देखकर उस पर एक बार अपने से भी लिखने का प्रयास करते हैं तो निस्संदेह 1 महीने का जो समय बचा है उसमें आप बहुत अच्छे निबंध लिखने में सक्षम हो जाएंगे और परीक्षा हाल में आपको कोई समस्या ही नहीं होगी। आपके अगल बगल वाले आपको देखकर या आपके बारे में जानकर आश्चर्य व्यक्त करेंगे कि यह जो व्यक्ति है ये इतनी सरलता से वो काम कैसे कर ले रहा है जिसको करने में हमारे पसीने छूट रहे हैं। तो ये बात है, इसीलिए कहा जाता है कि प्रैक्टिस करिए। और प्रैक्टिस यहाँ अनिवार्य तब बन जाती है जब बात सरकारी योजनाओं की हो रही हो। देखिए, निबंध के शीर्षक अलग अलग प्रकार के होते हैं, बहुरंगे होते हैं। अब यहाँ हम कह तो देते हैं कि निबंध बंधन रहित है, इसमें आप अपने विचारों को अपने तरीके से घुसा सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन जब बात सरकारी योजनाओं की हो रही हो तो यहाँ थोड़ा सा अपने आप को संभालने की आवश्यकता होती है। एक संतुलित दृष्टिकोण अनिवार्य होता है, नहीं तो अगर आप संतुलित दृष्टिकोण नहीं रखेंगे तो यहाँ आपसे गड़बड़ होगी। अब किस तरह की गड़बड़ होगी उस पर भी चर्चा करेंगे। ये जो टॉपिक है, ये मुद्दा जो है, ये सरकारी योजना से ही जुड़ा हुआ है। क्या है आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। ये परिचय की मोहताज योजना नहीं है, बहुत पॉपुलर हुई है, प्रसिद्ध हुई है। सरकार यानी जो केंद्र सरकार है वो यहाँ पर किसानों के खाते में कुछ फिक्स धनराशि ट्रांसफर किया करती है, देती है उन किसानों को जो कि लाभार्थी इसके हैं, आवेदक हैं। और वह जो धनराशि है वो कितनी होती है ये आपको बताना पड़ेगा। कौन कौन से किसान या किस तरह की जो भूमि के स्वामी है वो इसके पात्र हैं। इसके अलावा यह योजना किसानों को फायदा दे रही है अथवा नहीं, इसकी आपको यहाँ चर्चा करनी पड़ेगी, समीक्षा करनी पड़ेगी। इसके अतिरिक्त ये भी बात है कि केंद्र सरकार ने किसी योजना का प्रावधान किया तो वह योजना क्रियान्वित हो रही है। अब क्रियान्वित करने का काम जो है वो राज्य सरकारों का होता है। राज्य के स्तर पर जब तक उसमें सक्रिय भूमिका नहीं निभाई जाएगी या भागीदारी नहीं होगी तब तक वो योजना चल नहीं पाएगी। और इसलिए हमें यह भी लिखना पड़ेगा कि अलग अलग राज्यों ने इस पर क्या काम किया है, कौन सा राज्य फिसड्डी है और कौन सा राज्य जो है वो आगे निकला हुआ है। और ख़ास तौर पे जब बात यहाँ पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से संबंधित परीक्षाओं की है तो यूपी का जो रिपोर्ट कार्ड है वो तो आपको देना ही चाहिए। इतना सब इसमें जोड़ेंगे और इस प्रकार से ये योजना का पूरा जो प्रारूप है वो तैयार होगा। अब इसमें एक बात ये भी है कि किसानों और कृषि से जुड़ी हुई अनेकों योजनाएं चली हैं। इससे पहले वाली जो सरकारें थी, आज़ादी के बाद से न जाने कितने कार्यक्रम चले। तो अगर आप इसमें उन सब को लिखने लगिएगा कि अच्छा किसानों से जुड़ी हुई यह भी योजना थी, ये वाली भी थी, ये वाली भी थी, ये वाली भी थी और इसमें ये चीज़ें थी, तो इसका मतलब क्या होगा, निबंध जो है वो अनावश्यक तरीके से फैल जाएगा। और यहाँ आपको फैलाना नहीं है। एक संतुलित जो दृष्टिकोण है उसको रखते हुए निर्धारित शब्द सीमा के अंदर अपनी पूरी बात को रखना है, वो भी ठोस तरीके से। यह एक बड़ी चुनौती होती है। शब्द सीमा यहाँ निश्चित है, 600 या 700 शब्दों का जो दायरा है उसके अंदर ही आपको रहना है, बाहर नहीं जाना है। और इसलिए यहाँ पर बहुत नपातुला लिखने की आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना है और अपनी बात भी रख देनी है। यही एक संतुलित निबंध कहलाता है। कुछ लोग शिकायत करते हैं कि हम तो मुख्य परीक्षा में खूब अच्छे ढंग से बढ़िया शब्दों में और खूब लिख कर आए और उसके बाद नंबर ही नहीं मिला, मेरी रैंक ही गायब हो गई, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इसके पीछे यह भी कारण हो सकता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा लिख दिया, इतना लिखना ही नहीं था। तो उस चीज़ से आप बचे रहिए। देखिए, आप प्रारूप बना लीजिए। पहले योजना में आपको समझना यह है कि बस इसी योजना पर केंद्रित रहिए। अगर आपकी इतनी ही इच्छा है कि बाकी जो कृषि संबंधी आसपास की योजनाएं हैं उनका भी उल्लेख किया जाए तो सिर्फ नाम उनका ले लीजिए कि अच्छा ये योजना भी चल रही है। इससे ज़्यादा उसमें घुसने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आपको सिर्फ इसी पर फोकस रहना है, इसी से संबंधित प्रावधान, इसी के गुण और इसी के दोष, ये सब आपको लिखने हैं। ये भी बात है। कहने का मतलब ये है कि योजना अगर सरकारी है तो उसमें आप आलोचक की निगाह रखिए, एक आलोचनात्मक दृष्टि से उसको देखिए। ये नहीं कि उसकी आप प्रशंसा कर रहे हैं, चाटुकारिता कर रहे हैं, उसको गालियां मत दीजिए, ये नहीं कहा जा रहा है। लेकिन ये है कि उसके अंदर जो कमियां हैं या भविष्य में उसके सामने जो चैलेंजेस, चुनौतियां आ सकती हैं, उसको जरूर लिखिए। कमियों को भी गिनाइए, गुण और दोष दोनों रखने आवश्यक होते हैं, तभी आपका जो रवैया है वो अच्छा माना जाएगा। एक बात और है कि अपनी जो राजनीतिक मानसिकता है उससे बाहर निकलकर लिखिएगा। क्योंकि यहाँ पर मामला राजनीति का है। योजनाएं भले ही कल्याण के लिए चलाई जाती हैं, जन कल्याण के लिए,
लेकिन कोई ना कोई राजनीतिक पार्टी उसका संचालन करती है जो केंद्र में विराजमान होती है। तो पार्टी विशेष का नाम लेकर यहाँ पर किसी भी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप करने की आवश्यकता नहीं है कि ये सरकार जो थी इसने अच्छा काम किया था, ये वाली सरकार खराब कर रही है, या ये सरकार अच्छा कर रही है और पीछे जो सरकारें थी उन्होंने लूटा था देश को। तो ये सब बातें करने की ज़रूरत नहीं है, वो सब यहाँ मत करिएगा, क्योंकि ये नंबर को छीनने वाला काम हो जाएगा। फिर पूरा जो लिखा हुआ आपका है उस पर पानी फिर जाएगा। तो यहाँ अपना जो दृष्टिकोण है उसको एक नियंत्रित अवस्था में रखिएगा। चलिए देखते हैं इसमें क्या लिख सकते हैं। पहले तो आपको योजना का उद्देश्य लिखना होगा। हर सरकारी योजना के पीछे एक कारण होता है जन कल्याण। जो जनता है, देश की जनता है, जिसने उन्हें चुनकर गद्दी तक पहुंचाया है, उसका कल्याण करना उनका अहम कर्तव्य होता है। वो जनता के नौकर ही हैं, जनता के सेवक हैं, जनता ही यहाँ राजा है, तभी तो लोकतंत्र है, ये आप जानते भी हैं। तो इसलिए जन कल्याण सबसे अनिवार्य चीज़ होती है, और ख़ास तौर पे तब जब चुनाव नज़दीक हो तो ये जो जन कल्याण है ये बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाता है। फिलहाल सरकारें जो है वो जन कल्याण के लिए अलग अलग प्रयास करती हैं, और यहाँ योजना का उद्देश्य क्या है। जन कल्याण तो है ही है, लेकिन किस क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र हैं, तो यहाँ उद्देश्य आपको लिखना होगा। उसके बाद उसका विस्तार थोड़ा बताना होगा, मतलब उसको थोड़ा विस्तार से फैला कर दिखाना होगा। कैसा विस्तार होगा वो हम देखेंगे। इसके साथ साथ लाभ किसे मिलेगा, ये जो योजना है पीएम किसान यानी किसान सम्मान निधि वाली, इसका लाभ कौन लेगा और कितना मिलेगा, कितना फ़ायदा होगा, कितना पैसा मिलेगा। इसके अतिरिक्त आवेदन की प्रक्रिया का इसमें प्रावधान आपको बताना पड़ेगा। आवेदन कैसे करना है, आजकल सब ऑनलाइन हो रहा है, तो ऑनलाइन में कौन सी वेबसाइट है या कैसे पोर्टल पर जाकर आवेदन किया जाता है, ये सब आप थोड़ा संक्षेप में लिख दीजिएगा। इसके साथ साथ योजनाओं के क्रियान्वयन में कुछ चुनौतियाँ भी आती हैं। सरकार योजना बना देती है और इसके बाद तरह तरह के जो चैलेंजेस हैं वो सामने खड़े हो जाते हैं, तो ये एक दिक्कत वाली बात होती है। उसको दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है ये भी आपको लिखना होगा। हाँ, गुण और दोष को इसमें गिना सकते हैं आप। और राज्यों का जो रिपोर्ट कार्ड है, इसमें प्रारूप में थोड़ी सी कमी रह गई है। यहाँ राज्यों का जो अपना एक डाटा है उसको भी आपको डालना होगा कि पश्चिम बंगाल जो है वो क्या कर रहा है, बिहार क्या कर रहा है, यूपी क्या कर रहा है, मतलब जितने भी राज्य हैं सभी के बारे में, कि वह पीएम किसान को कितना गंभीरता से ले रहे हैं। इतना आप जब लिख लेंगे तो उसके बाद अंत में उपसंहार कर दीजिएगा, और उपसंहार में ये लिख दीजिएगा कि यह योजना जो है ये देश के भले के लिए, किसानों के हित के लिए चलाई जा रही है, क्योंकि किसानों की समस्या ये सबसे गंभीर है हमारे देश में। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था होने के बावजूद किसान जो है वो सबसे बदहाल है। तो उनकी स्थिति को संवारने का प्रयास हर सरकार करती है, और यह जो तत्कालीन सरकार है यह भी कर रही है। और पीएम किसान उस दिशा में एक सार्थक कदम है। और जितनी धनराशि इसमें दी जा रही है वो भले ही बहुत ज़्यादा ना हो, लेकिन जो बीज खरीदने वाला काम है या रोज़मर्रा के फुटकर खर्चे हैं उसके लिए ये पर्याप्त भी है, क्योंकि किसानों के पास जो आजीविका का साधन है वो मूल रूप से कृषि होता है। तो आजीविका भर तो वो उसी से प्राप्त करते हैं, लेकिन उसमें और ज़्यादा संवर्धन करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए इसको दिया गया है। कुछ लोग ये कहते हैं कि इसकी जो धनराशि है वो काफ़ी कम है, इतने में क्या होगा, ये तो ऊँट के मुँह में जीरा है। लेकिन ये जीरा जो है ये कुछ तो स्वाद देगा, तो नहीं से कुछ अच्छा, इसलिए यहाँ पर ये कुछ फ़ायदा तो देगी ही। तो ये सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। और प्रारूप आप बना लेते हैं तो उसके बाद आपका काम आसान हो जाता है, इसलिए प्रारूप बना लिया करिए और इसको रफ में करिएगा। ये फेयर की चीज़ नहीं होती है। देखिए यहाँ कहा गया है कि 1 फरवरी को प्रस्तुत केंद्रीय अंतरिम बजट में जो देश के किसान थे उनको आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से पीएम किसान स्कीम की शुरुआत की गई। ये वर्ष 2019 था, जो बजट पास हुआ था उसमें इस योजना को यहाँ लॉन्च किया जाता है, मतलब इसकी स्वीकृति मिल जाती है। इस योजना की रूपरेखा 2018 से ही तैयार हो रही थी, मतलब ये जो समय था ये 2018 था, दिसंबर का मौसम था। लेकिन इसका क्रियान्वयन, मतलब एक लागू करने वाली डेट होती है और एक बनाने वाली डेट होती है। तो लागू करने वाली जो डेट है वो 2019 फरवरी की थी। जो बजट होते हैं उनमें योजनाओं का क्रियान्वयन शुरू होता है, वहीं से उसके लिए पैसा लॉन्च होता है, मतलब पैसा आवंटित किया जाता है और उसके आधार पर वो योजनाएं काम करती। तो यहाँ पर इसका जो क्रियान्वयन है वो 2019 वाला जो बजट था, फरवरी में लॉन्च हुआ था, उसमें किया जाता है। ये चीज़ है, इतना आप लिख देंगे तो इससे ये पता लग जाएगा कि अच्छा ये योजना शुरू कब से हुई है। इसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि इस योजना के तहत निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले जो किसान होते हैं उनको 1 दिसंबर 2018 से ये जो प्रावधान किया गया था उसकी डेट दी हुई है। कब से दिया जाने लगा उसकी डेट नहीं है। तो दिसंबर 2018 से एक सालाना निश्चित रकम 6,000 रुपये ये 3 समान किस्तों में देने का प्रावधान किया गया। मतलब उनके खाते में सीधे रकम ट्रांसफ़र होगी और पूरा सालाना जो इसका मूल्य है वो कितना है, 6,000 रुपये। अब इसकी 3 किस्तें हैं, तो 6,000 में 3 से भाग दे दीजिए, आपको मालूम हो जाएगा कि एक किस्त जो है वो कितने की होगी। आप समझ सकते हैं, ये 2-2 हज़ार रुपये की किस्त के रूप में मिलेगा। तो 2,000 रुपये ये 3 महीने पर मिल रहा है, बहुत ज़्यादा तो है नहीं, ये आप जानते ही हैं महंगाई कितनी ज़्यादा है इस समय।
जो अर्थव्यवस्था है वो वैसे भी डगमगा रही है, उसमें महंगाई का जो तड़का है वो लगा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में ये बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हाँ, बीज वगैरह खरीदने के लिए या बहुत फुटकर जो एकदम आधारभूत खर्चे होते हैं उनको करने के लिए ये पर्याप्त कहा जा सकता है। इसको आप लिख सकते हैं, इतना है। अब इसमें आप ये लिख दीजिएगा कि भारत सरकार के द्वारा जो लघु और सीमांत किसान हैं उनको सहायता देने के उद्देश्य से इसको प्रारंभ किया गया था। जब ये योजना शुरू होती है तो इसमें ज़मीन का एक खाका होता है, मतलब निश्चित नाप होती है, लेकिन बाद में ये सभी के लिए लागू कर दी जाती है। बाद में ये कहा जाता है कि अच्छा, जो एकदम छोटे वाले हैं सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं, किसानों के लिए पूरा जो इसका दायरा है उसको विस्तृत कर दिया जाता है। लेकिन शुरुआती जो इसका स्वरूप है उसमें लघु और सीमांत किसान, उसका जो नाप है हेक्टेयर में ज़मीन का, उसके आधार पर इसको तय किया गया था। तो ये योजना है। अब शुरुआत आप ऐसे करिए, ये आवश्यक नहीं है। इसको आप कुछ ताज़ा तरीन जो इससे संबंधित घटना है, जैसे कि पीएम किसान से जुड़ी हुई कोई लेटेस्ट न्यूज़ है या कोई डाटा है, तो उससे भी शुरू कर सकते हैं कि इस राज्य ने इतनी उल्लेखनीय बढ़त दर्ज की, या यहाँ पे नामांकन ही नहीं हुआ है। जैसे पश्चिम बंगाल की समस्या है, वहाँ जितने लाभार्थी हैं वो व्यक्तिगत तौर पे आवेदन कर रहे हैं, लेकिन जो सरकार है उसमें उदासीन बनी हुई है। तो ये एक चुनौतीपूर्ण चीज़ है। ऐसे ही यूपी में क्या स्थिति है, इससे भी आप शुरू कर सकते हैं। ये भी एक तरीका हो सकता है। या कोई मनगढ़ंत कहानी भी लगा सकते हैं कि दो किसान हैं, एक हरिया है और एक रमुआ है। यहाँ किसी का नाम हो तो उसको अन्यथा मत लीजिएगा, ये उदाहरण है। और ये आपस में बातें कर रहे हैं और हरिया जो है वो रमुआ को इस योजना के बारे में जानकारी दे रहा है, क्योंकि रमुआ जो है वो परेशान है, क्योंकि उसको दैनिक खर्चों के लिए पैसा नहीं मिल पा रहा है। अनाज तो आ रहा है घर में, लेकिन पैसे की उसके पास कमी है, ताकि वो बीज वगैरह खरीद सके, इसके लिए उसके पास पैसा नहीं। तो वो चिंता अपनी व्यक्त कर रहा है। तो उसको हरिया जो है वो समझा रहा है कि चिंता किस बात की है, सरकार तो हमारे खाते में भेजेगी ही, बस हमें आवेदन करने की देर है। और उसके बाद दोनों उठते हैं और योजना के लिए आवेदन करने के लिए निकल पड़ते हैं। इस प्रकार से आप शुरू कर सकते हैं। थोड़ा सा रुचिकर बनाइए निबंध को, थोड़ा इनोवेटिव बनाइए, क्योंकि निबंध लिखने वाले यहाँ हजारों हैं, हजारों की तादाद में अभ्यर्थी हैं, वो सब लिखेंगे। तो उनसे आपको अलग करना है। अब अलग आप कैसे कीजिएगा, ये आपकी अपनी जो बुद्धि है उस पर निर्भर करता है। या कोई श्लोक या कोई कविता से भी शुरू कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। तो इस प्रकार से शुरुआत की जा सकती है। और उसके बाद तब जो पैराग्राफ है उसको चेंज कर दीजिएगा और यहाँ से लिखना शुरू करिएगा। देखिए, यहाँ जो मैटर दिया हुआ है वो ठोस मैटर है, ये मूल है, इतना तो आपको लिखना ही है। अब इसके बाद अपनी तरफ से इसमें चिपकाना है। जो सजावट की चीज़ें हैं वो अपनी तरफ से चिपकानी है। जैसे कि प्रस्तावना में आप जैसे हरिया और रमुआ वाली कहानी थी वैसी जोड़ सकते हैं, या कोई कविता जोड़ सकते हैं, या कुछ ऐसा जो कि प्रासंगिक हो, इससे मैच करता हो, उसको जोड़ सकते हैं। ये सब चीज़ें हैं। या घाघ की जो कहावत है, उत्तम खेती मध्यम बान, तो ये वाला जोड़ सकते हैं। मतलब इसमें बताया गया है कि खेती जो है ये सबसे उत्तम पेशा है, और जो चाकरी है वो सबसे बेकार होती है, और भीख जो है वो सबसे अंतिम विकल्प होता है। तो ये घाघ की कहावत है, इससे भी आप शुरू कर सकते हैं। इसमें आप कृषि को श्रेष्ठ दर्शा सकते हैं। ये सब तरीके हैं। अब एक चीज़ ये भी है कि प्रस्तावना जो होती है या भूमिका जो होती है उसको बहुत लंबा मत करिए। मैंने देखा है कि बहुत से अभ्यर्थी ये सब करने के चक्कर में, कहा जाता है कि काव्य उद्धरण आदि का इस्तेमाल करिए, कहानी लिखिए, तो पता लगता है कि 2 पन्ना उनकी भूमिका रहती, और उसके बाद ये कहते हैं कि जो प्रारूप में आपने बिंदु दिए थे हमने उसी के आधार पर लिखा है। उसमें आपने कहा था कि पहले भूमिका बनाइए। तो भूमिका बनाने का मतलब ये थोड़े कि आप जैसे 700 शब्द की सीमा है तो उसमें से 500 शब्दों की भूमिका लिख रहे हैं। ये कोई तरीका नहीं होता है। आपको योजना के जो प्रावधान है उन पर केंद्रित होना है। तो भूमिका को संतुलित रखिए, इसको एक पैराग्राफ से ज़्यादा मत खींचिए। बहुत हुआ तो इतना, इससे ज़्यादा नहीं। इससे बाहर अगर आप जा रहे हैं तो आप अपना समय जो है बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि समय आपको बाकी हिस्सों पर भी देना है। तो इतना आपने लिखा। इसके बाद आगे चलिए, जो काम की बातें हैं उनको फैलाइए, जो बिना काम का है उसको समेट दीजिए 2-3 लाइन में। यही तरीका होता है यहाँ शब्द सीमा के अंदर रहकर लिखने का, यही तरीका है। अब इसमें आप जो योजना की शुरुआत है उसकी डेट दे दीजिएगा, क्रियान्वयन की डेट दे दीजिएगा, ये आप लिख सकते हैं। और शुरुआत में ये योजना कैसी थी, तो लघु और सीमांत किसानों तक सीमित थी, और उसके बाद इसका दायरा बढ़ता है तो उसका जिक्र आप कर दीजिएगा, और इसमें जो रकम और धनराशि है इसका उल्लेख कर दीजिएगा। इसमें बता दीजिएगा कि 6,000 रुपये की जो 3 समान किस्तें हैं, मतलब 2-2 हज़ार रुपये ये 3-3 महीनों पर मिलेगा, ये इसमें लिखा जा सकता है। मतलब 3 समान किस्तें हैं और 2,000 रुपये का जो प्रावधान है वो हर किस्त पर मिलेगा, ये एक इसमें प्रावधान है और दिया भी है। मतलब ये कहने का तात्पर्य है कि पूरे साल भर में 3 ही किस्तें मिलेंगी। यहाँ 3-3 महीने वाली बात नहीं है, वो गलती से बोल दिया गया। 3 किस्तें मिलेंगी और हर किस्त में 2,000 रुपये खाते में सीधे आएंगे। यहाँ बिचौलियों के लिए कोई जगह नहीं है, उनका कोई वर्चस्व नहीं है। ऐसा नहीं कि आपका पैसा जो है वो ग्राम प्रधान के पास आ रहा है, या जो टाउन एरिया का चेयरमैन है उसके पास आ रहा है, या जहाँ भी किसानी है उसके पास आ रहा है।
ये सीधा किसान के खाते में जाएगा, उसके किसी और परिवार के सदस्य को भी नहीं मिलेगा, जिसके नाम से रजिस्टर्ड है उसी को मिलेगा। ये अच्छी बात है, ये डिजिटल प्रणाली का वरदान है। इसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि जो 2,000 रुपये की धनराशि है वो आर्थिक सहायता सीधे किसानों के बैंक खाते में हस्तांतरित हो जाएगी, और इस योजना का जो वित्त है यानी जो पैसा है वो केंद्र सरकार यानी भारत सरकार की ओर से लगाया जाएगा। तो ये केंद्र प्रायोजित योजना है। राज्य इसमें क्रियान्वयन में सहयोग करते हैं, लेकिन इसका प्रायोजक कौन है? केंद्र है। और सरकारी नौकरियों के जो लाभार्थी हैं वह इस योजना के दायरे में नहीं आएंगे, यानी सरकार से लाभ पहले से ही आप ले रहे हैं तो ये दुगना लाभ आप नहीं ले सकते। या तो आप सरकारी नौकरी छोड़ दीजिए या सरकारी योजनाओं का जो लाभ है उसको लेना छोड़ दीजिए, तब इसको लीजिए, और नहीं तो इसको मत लीजिए, जो पहले से ले रहे हैं वही लीजिए। ऐसे कर सकते हैं, ये बात है। इसके बाद इसके लिए मतलब इस योजना के प्रबंधन के लिए, चूंकि यहाँ सब कुछ डिजिटल है तो एक पोर्टल का विकास अनिवार्य था। तो ये आपका पोर्टल है और इसको आप जानते भी हैं, pmkisan.nic.in। इस पोर्टल पर जो आंकड़ा है मतलब राज्यवार आंकड़ा है या पूरे देश का है वो सब दर्ज है। इसके अलावा जो इसमें लाभार्थी हैं यानी आवेदक हैं उनका पूरा डाटा है, और उनके खाते में कितना जो धनराशि है उसका आवंटन हुआ है, ये सब जो ब्यौरा है वो यहाँ से प्राप्त होता है। इसमें आप देख रहे हैं। और इसमें कहा गया है कि राज्यों को जो लाभार्थी है उनका डाटा इस पोर्टल पर अपलोड करना होता है। तो लाभार्थियों का जो डाटा है मतलब लाभार्थियों की जो जानकारी है या उनके खाते में कितना अभी तक धनराशि का आवंटन हुआ है, ये सब सूचनाएं ये जिम्मेदारी राज्यों की होती है कि वो इसको फीड करें कंप्यूटर में, यानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डालें। और इसमें बहुत सी राज्य सरकारें ढिलाई दर्ज कर रही हैं, और इस वजह से ये हो रहा है कि जो लाभार्थी हैं उन तक फायदा सही तरीके से पहुँच नहीं पा रहा है। ये बात है। इसके बाद आप ये भी लिख सकते हैं कि पहले तो जो डाटा है लाभार्थियों का कि लाभार्थी कितनी संख्या में है। मान लीजिए एक राज्य है उसमें 1 लाख जो है वो लाभार्थी हैं, सपोज दैट, मान लीजिए इतने जो है लाभार्थी हैं। अब राज्य सरकार ने क्या किया, इसमें से सिर्फ 50,000 जो लाभार्थी हैं उन्हीं का डाटा कंप्यूटर पर फीड किया, मतलब डिजिटल जो ये पोर्टल है इस पर डाला। तो जो पैसा आएगा वो 50,000 के लिए ही आएगा, बाकी जो 50,000 है वो या तो व्यक्तिगत तौर पर आवेदन करें और नहीं तो बैठे रहें, उनको लाभ मिलेगा नहीं, जबकि वो पात्र थे उसके। तो इसलिए राज्यों की इसमें सक्रिय भूमिका होनी आवश्यक है, इसको आप लिखिएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर जो सरकार के द्वारा समय समय पर योजनाएं क्रियान्वित होती हैं उसको आप डाल दीजिएगा, जैसे अन्नदाता आय अभियान है, इस प्रकार की अनेकों योजनाएं। इसके बाद इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि पीएम किसान का अपना स्थान है, ये अलग ढंग की है, थोड़ा इसकी लोकप्रियता ज़्यादा है। और 500 रुपये प्रति माह की जो धनराशि है ये किसानों के लिए न तो बहुत कम है, इसमें अगर आप हिसाब लगाइएगा 6,000 सालाना है, तो इसको अगर आप 12 महीनों के किस्त में बांट दीजिए तो 12×5 = 60 होता है। यहाँ आप भाग देके गणित वाला हिसाब लगा लीजिए, देखिए 6,000 है ना, 12 से भाग दे दीजिए तो ये कितना आएगा, 500 रुपये महीना आएगा। ये इसकी जो धनराशि का मासिक आय है उसको आप देख सकते हैं, मतलब एक महीने में आपको कितनी तनख्वाह मिल रही है गवर्नमेंट की ओर से, 500 रुपया। तो 500 रुपया बहुत ज़्यादा तो होता नहीं है, बहुत कम है, लेकिन यहाँ जो बीज खरीद फरोख्त का काम है या दैनिक जो साबुन तेल का खर्चा है या नमक लकड़ी का खर्चा है वो सरकार आपका उठा रही है, कुछ हद तक उठा रही है, और कुछ हद तक आपकी जो खेती है वो आपको देगी। मूल जो आय है वो खेती से ही होने वाली है, इससे सिर्फ कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन ये ऊपर से एक सहयोग है, इसको आप लिख सकते हैं। इसके बाद आप ये भी लिख सकते हैं कि यह जो धनराशि है ये ना तो बहुत कम है और न ही पर्याप्त है, दोनों चीज़ें। तत्कालिक आवश्यकता के जो छोटे मोटे कार्य हैं वो इस खर्चे से हो जाएंगे, मतलब इस पैसे से हो सकते हैं। अब भारत की स्थिति का अगर ब्यौरा दें, मतलब भारत में किसानों की स्थिति या कृषि जो है उसका ब्यौरा दें, तो ये दुखदायी स्थिति में है, मतलब दुखदायी अवस्था में है, और यह लंबे समय से चला आ रहा है। किसानों का शोषण ये आज की घटना नहीं है, बहुत पहले से चल रही है, और यह संकट किसी एक सरकार के कार्यकाल में बना भी नहीं है। इसके लिए किसी एक राजनीतिक पार्टी या एक सरकार को जिम्मेदार मान लेना ये गलत है। ये समय के साथ विकसित हुआ है, बल्कि आज़ादी से पहले से ही इसकी पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी। आपने देखा है कि किसानों के साथ कितना दोयम दर्जे का बर्ताव होता था, तो उनकी नींव तो पहले से ही हिली हुई है। अब सरकारें अगर विकास कार्य करेंगी भी, चाहे वो कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, यहाँ किसी को भी फेवर नहीं किया जा रहा है, विकास कार्य अगर करेंगी भी तो विकास होने में समय लगेगा। और अगर अर्थव्यवस्था एकदम ध्वस्त है पहले से ही, या जो कृषि की व्यवस्था है, कृषिगत अर्थव्यवस्था है वो डैमेज है, तो उसको मेंटेन करने में समय लगेगा, और वही समय लग रहा है, वही समय इस समय खर्च हो रहा है। तो देश की आज़ादी का जो समय है उसको बीते काफ़ी वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद किसानों की दशा में जो सुधार आए हैं वो धीमे हैं। तो उसके पीछे रीज़न यही है, इसको आप लिखेंगे। इसके बाद आप ये भी लिख सकते हैं कि जितनी भी सरकारें हैं काम तो सभी करती हैं, योजनाएं नई नई आएंगी, लेकिन अधिकतर जो है वो उपेक्षा करती हैं।
उद्योगों को प्राथमिकता देंगी, मल्टीनेशनल कंपनियों को प्राथमिकता देंगी, जो बड़े बड़े पैसा निवेश करने वाले प्रायोजक हैं उनको प्राथमिकता देंगी, लेकिन जो किसान की स्थिति है उस पर बहुत ज़्यादा गौर नहीं करते। जितना करना चाहिए उतना नहीं करते, करते तो है ही। इसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि किसानों के कष्टों पर आंसू बहाने वाला कोई नहीं है। अगर आंसू होते भी हैं तो घड़ियाली आंसू होते हैं, वो वास्तविक नहीं होते, मतलब हृदय से उनका जो निकलने की बात है वो नहीं हो रही होती। इसके साथ साथ आप ये भी लिख सकते हैं या तुलना कर सकते हैं कि व्यापार और उद्योग में अगर कोई कठिनाई आती है, मतलब समस्याएं आती हैं, तो उस पर सरकार का ध्यान तुरंत जाएगा, क्योंकि उससे ज़्यादा फायदा हो रहा है। फायदा तो कृषि से भी हो रहा है, कृषि से ही सबका पेट भर रहा है और अर्थव्यवस्था का अभी भी बहुत बड़ा हिस्सा और लोगों के रोजगार का जो एक बड़ा दायरा है वो भी इसी में समाया हुआ है। लेकिन यहाँ जो प्रत्यक्ष लाभ है वो पहले व्यापार और उद्योग से प्राप्त होता है और जल्दी प्राप्त होता है कृषि की तुलना में। तो इसमें अगर कोई रुकावट आती है तो सरकार उसको खट से दूर करती है, तुरंत हटाएगी। तो ये चीज़ें हैं। और यहाँ जमीन और आसमान एक कर दिया जाता है, वही चीज़ है, मतलब कैसे भी उसकी जो बाधाएं हैं उसको दूर किया जाए, जबकि कृषि में ऐसा नहीं है। किसान सम्मान निधि योजना के तहत, अब यहाँ तक तो आपने जो कृषि और किसान की स्थिति है उसका ब्यौरा दिया। इसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो पहली किस्त है वो फरवरी 2019 में जारी की गई थी, मतलब योजना का जो क्रियान्वयन है वो जो फरवरी 2019 का बजट था उसके जरिए किया जाता है। प्रारूप पहले 2018 से ही तैयार हो रहा था, लेकिन क्रियान्वित होती है 2019 में, ये चीज़ है। और पंजीकरण की जो प्रक्रिया है वो सरल है, तो ऑनलाइन जब भी आवेदन होते हैं तो उसमें प्रक्रिया आसान होती है। पहले क्या होता था, तहसीलों या अलग अलग जो सरकारी विभाग होते थे वहाँ जाकर आपको आवेदन करना पड़ता था इस प्रकार की सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। अब सब कुछ डिजिटल हो गया है, तो आप फायदे में हैं। घर बैठकर या बहुत हुआ तो साइबर कैफ़े में जाकर अपनी योजनाओं के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। और इसमें जो लटकाने वाला काम है वो भी नहीं होगा, आपको लेखपाल को खिलाना पिलाना नहीं पड़ेगा, या बहुत तरह की जो सरकारी कर्मचारियों द्वारा दोहन किया जाता था वो यहाँ पे कम हो जाएगा, ये एक अच्छी बात है। इसके बाद यहाँ चाहिए क्या, आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, दस्तावेज चाहिए होते हैं, उसमें खतौनी, आपकी ज़मीन का जो प्रमाण पत्र होता है, खसरा और खतौनी का नाम आपने सुना होगा, भूलेख में ये सब चीज़ें आती हैं, तो वो आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड तो सबसे कंपलसरी है, अनिवार्य है। मोबाइल नंबर आपका एक होना चाहिए, बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए, और मोबाइल नंबर जो है वो बैंक अकाउंट नंबर से रजिस्टर्ड होना चाहिए, मतलब उसके साथ लिंक होना चाहिए। समझ रहे हैं ना, खाते में जो मोबाइल नंबर आप दिए रहते हैं, तो खाते में किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन, लेन देन वगैरह होता है तो उसकी सूचना आपके उस मोबाइल नंबर पर पहुंच जाती है, इसलिए यहाँ पर मोबाइल नंबर का होना आवश्यक है। तो ये दोनों लिंक होने चाहिए, और इनकी सहायता से आप घर बैठकर भी, अगर आपके पास सुविधा है इंटरनेट की या जो लैपटॉप है उसकी सुविधा है, तो यहाँ आप आवेदन कर सकते हैं। इतना आप लिख लीजिएगा, और यहाँ जो वेबसाइट है उसका नाम दे दीजिएगा कि सरकारी वेबसाइट कौन सी है, pmkisan.nic.in, इस पर आप पंजीकरण कर सकते हैं। और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की जो विंडो है वो खुल जाती है, मतलब यहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो वही लिखा हुआ है कि कार्यालयों का चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। और इस पोर्टल में जो फार्मर कॉर्नर नाम का टैब है, देखिए वेबसाइट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कोई एक चीज़ नहीं होती है, तो यहाँ खोजना एक बड़ी चुनौती होती है, मतलब आपको खोजना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। तो जो फार्मर कॉर्नर नाम का टैब होता है वहाँ पर जाकर आप पंजीकरण कर सकते हैं, ये आप इसमें लिख दीजिएगा। ऐसा लिखने से थोड़ा सा और ज़्यादा इसमें आप निकटता प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि 24 फरवरी 2019 को यूपी का जो गोरखपुर जिला है वहाँ से इसकी शुरुआत होती है, और इस महत्वाकांक्षी योजना ने अभी लंबा दौर कंप्लीट किया है। लंबे दौर का मतलब ये है कि साल भर इसको पूरा हो चुका है। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि कुछ राज्य अभी भी इसके दायरे से बाहर हैं। अब यहाँ समय आ गया है कि आप जो राज्यवार डाटा होता है, यानी आंकड़ा होता है, उसको दर्ज कीजिए। यहाँ उसको लिखने की आवश्यकता होती है, इसे आप लिख सकते हैं। यहाँ आप चाहिए तो हर राज्य का जो नाम लेकर लिखने वाला काम है वो भी कर लीजिए। जैसे पश्चिम बंगाल का जो इस समय खराब स्थिति दर्ज की जा रही है, वहाँ पता लगा कि सरकार पोर्टल पे डाटा दी ही नहीं है, और उससे कहीं ज़्यादा लाभार्थी वहाँ मौजूद हैं। तो लाभार्थी मजबूर होकर, चूँकि उन्हें फ़ायदा लेना है, वो उसके ज़रूरतमंद है, तो वो व्यक्तिगत तौर पे आवेदन कर रहे हैं। तो ये स्थितियाँ अच्छी नहीं होती हैं। यूपी इसमें कहाँ कितने पानी में है, ये आपको यहाँ लिखने की आवश्यकता है। यहाँ आप जैसे देखिए, उदाहरण के तौर पे पश्चिम बंगाल, जहाँ इस योजना के लिए करीब 70 लाख लोग पात्र हैं, लेकिन पात्र कृषकों में से सिर्फ 10 लाख लोगों ने व्यक्तिगत तौर पे आवेदन किया है, और बाकी जो किसान हैं उनका डाटाबेस सरकार ने ठीक से उपलब्ध ही नहीं कराया है। बिहार में लाभार्थी जो हैं वो 159 लाख के आसपास हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 59.7 लाख जो किसान हैं उन्हीं का डाटाबेस जो है वो अपलोड हो सका है, मतलब सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया गया है। तो जितने का होगा उन्हीं को लाभ पहुंचेगा, बाकी जो है उनको लाभ मिल ही नहीं पाएगा। ये एक बड़ी खराब स्थिति है। सरकार, जो केंद्र सरकार है, वो लाभ देने के लिए उत्सुक है और यहाँ लाभ मिल नहीं पा रहा है।
तो इतना हम लिखेंगे और इसमें यूपी की जो स्थिति है अगर अच्छी है तो तारीफ करेंगे, बुरी है तो उसकी आलोचना करेंगे। निंदा करना एक अलग बात होती है और आलोचक का जो दृष्टिकोण होता है वो दूसरा होता है। तो सरकारी योजनाओं में जो गुण होते हैं उसके साथ साथ दोष भी होते हैं, सभी सरकारी योजनाओं में होता है, तो उन दोषों पर भी प्रकाश डालना आवश्यक होता है। इसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि देश में जो किसान हैं उनकी स्थिति को देखते हुए इस तथ्य से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता, मतलब इससे हम भाग नहीं सकते कि यह योजना किसानों को एक आर्थिक आधार प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देखिए, नहीं से कुछ अच्छा, तो यहाँ पर कुछ तो सहयोग दे रही है। यहाँ जो धनराशि है भले ही बहुत ज़्यादा ना हो, लेकिन कुछ तो है, मतलब कुछ जो काम है वो इससे हो सकते हैं, तो इस मामले में इससे मना नहीं किया जा सकता। और कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह जो सहायता राशि है ये काफ़ी कम है, इसकी मात्रा काफ़ी कम है, लेकिन यह समझना आवश्यक है कि इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी निवेशगत जरूरतों को पूरा करने हेतु सहयोग देना है। निवेश के लिए जो ज़रूरतें होती हैं उसके लिए ये दिया जा रहा है। ये सपोर्ट क्या है, ये जीविकोपार्जन के लिए नहीं है। जो खेती में उन्हें निवेश करना है वो पैसा कहाँ से आएगा, ये एक बड़ा प्रश्न होता है। पता लगा खेती करने के लिए खेत तैयार है, लेकिन न तो खाद के लिए पैसा है न बीज के लिए पैसा है, तो भला बताइए किसान खेती कैसे करेगा, ये बात है। उसके अलावा खेती से जो अनाज उपजता है उसके अतिरिक्त भी बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो खरीदनी पड़ती हैं, तो उनके लिए पैसा कहाँ से आएगा। तो उन चीज़ों में जो निवेशगत ज़रूरतें हैं उनमें सपोर्ट करने के लिए सरकार इस योजना को लॉन्च की हुई है और यही इसका मेन उद्देश्य है। यहाँ आप लिख सकते हैं कि वे फसल उत्पादन में जो नवीन तकनीक है और गुणवत्ता युक्त जो बीज हैं उनका प्रयोग करें जिससे कि उत्पादन बढ़ जाए। तो वो गुणवत्ता युक्त बीज खरीदने पड़ेंगे, तो खरीदने के लिए पैसा सरकार दे रही है और इसलिए यह आवश्यक है कि इस योजना के मार्ग की बाधाओं को हटाकर इसे और फैलाया जाए, मतलब इसका दायरा जो अभी सीमित है कुछ राज्यों तक, इसको पूरा देशव्यापी बनाया जाए ताकि अधिकतम किसान इसके दायरे में आ सके, क्योंकि पूरे देश भर में किसान फैले हुए हैं और सभी ज़रूरतमंद हैं, सभी को यहाँ मदद की ज़रूरत है। बहुत कम ही ऐसे हैं जो सक्षम हैं। धनी किसानों की मात्रा यहाँ बहुत कम है, जो एकदम निर्धन या बिचौलिए किसान हैं उनकी तादाद ज़्यादा है और वो सही में बहुत ज़्यादा त्रस्त है। मौसम आधारित कृषि अभी भी होती है और एक बार अगर मौसम में थोड़ा सा हेर फेर हुआ, जो कि आजकल ज़्यादा ही हो रहा है, तो किसानों के माथे पे सलवटें आती हैं और वो सलवटें और गहरी हो जाती हैं जब फसल नष्ट हो जाती है और भी बहुत तरह के घाटे लगते हैं, तो किसान यहाँ एकदम बदहाल हो जाते हैं। तो उनकी स्थिति को संवारने के लिए एक छोटा सा ही सही लेकिन प्रयास है। तो इस प्रयास में हर राज्य सरकार को अपनी ओर से सपोर्ट देना चाहिए और नागरिकों को भी, जो आम नागरिक है उनको भी किसानों को जागरूक बनाना चाहिए ताकि वह अपने लिए पंजीकरण करा सकें और इस योजनाओं का लाभ, इस तरह की जितनी योजनाएं हैं और खासतौर पे यह योजना, इसका लाभ ले सकें। तो इस प्रकार से आप अपने निबंध को आकार दे सकते हैं और सरकारी योजनाओं पर जब आप निबंध लिखते हैं तो वहाँ समीक्षक या आलोचक की जो निगाह है उसको बनाए रखिए, योजना के गुण और दोष दोनों को बताइए, तभी आपका जो निबंध है वो संतुलित होगा। तो इसमें इतना ही और तब तक के लिए नमस्कार।